कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं होती, वो पूरे देश के जागने की कहानी बन जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं, बल्कि न्याय और सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र की लड़ाई की है। यह है निर्भया की कहानी। 16 दिसंबर 2012। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास में एक ऐसे दिन के तौर पर दर्ज है जब एक बेहद क्रूर अपराध ने पूरे देश में एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर होने वाली बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात असल में हुआ क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस रात की भयावहता ही वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं उस रात की घटनाओं पर। जगह थी दक्षिणी दिल्ली का मुनिर का इलाका। एक 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट आंखों में कई सपने लिए अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी। दोनों एक बस में चढ़े, ये सोचकर कि ये बस उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाएगी। पर उस बस के अंदर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। ड्राइवर समेत 6 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लड़की के साथ बेहद बर्बरता से गैंगरेप किया गया और लोहे की रॉड से हमला हुआ। इसके बाद दोनों को महिपालपुर के पास एक सुनसान सड़क पर चलती बस से बाहर फेंक दिया गया। वो बुरी तरह जख्मी थी, इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 13 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 29 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। और जैसे ही इस अपराध की खबर फैली, देश का सन्नाटा टूट गया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक सामूहिक आक्रोश था, एक ऐसी गूंज थी जो हर तरफ सुनाई दे रही थी। इस खबर ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या चेन्नई, हर शहर की सड़कें लोगों से भर गईं। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, हर कोई एक साथ खड़ा था और सबकी एक ही मांग थी, न्याय। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तुरंत और ठोस कार्रवाई। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक देश की अपनी सरकार और अपने समाज से जवाबदेही की मांग थी। इतने बड़े जनसैलाब का दबाव काम आया, सिस्टम को हरकत में आना ही पड़ा, और यहीं से शुरू हुई न्याय के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई। इंसाफ का ये सफर भी उतना ही कठिन था जितना वो अपराध जिसने इसे शुरू किया था। इस केस में कुल 6 आरोपी थे। जो मुख्य आरोपी था और बस का ड्राइवर राम सिंह, उसने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली। एक आरोपी जो घटना के वक्त नाबालिग था, उसे कानून के मुताबिक 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया, जो कि उस वक्त की अधिकतम सजा थी। और बाकी के जो 4 वयस्क दोषी थे, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन न्याय का रास्ता इतना सीधा नहीं था। ये एक लंबी कानूनी मैराथन थी जो देश की न्याय व्यवस्था के हर स्तर से गुजरी। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ ताकि सुनवाई जल्दी हो, लेकिन फिर हाई कोर्ट में अपील हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में। दोषियों ने राष्ट्रपति से दया याचिका भी लगाई, जो खारिज कर दी गई। मतलब न्याय पक्का करने के लिए हर कानूनी रास्ते को आजमाया गया, और इसी वजह से इस पूरी प्रक्रिया में कई साल लग गए। और फिर आखिरकार वो दिन आया। अपराध के ठीक 7 साल, 3 महीने और 4 दिन बाद 20 मार्च 2020 को चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। ये उस लंबी और दर्दनाक कानूनी लड़ाई का अंत था जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। पर क्या फांसी के साथ ये कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मामले का असर सजा से कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा था। इसने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने भारत के कानूनों, समाज और महिलाओं की सुरक्षा पर होने वाली पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। इस केस के बाद कई बड़े और ठोस बदलाव हुए, जैसे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी पहल को फंड करने के लिए निर्भया फंड बनाया गया, और सबसे जरूरी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास हुआ। इस कानून ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा को और ज्यादा साफ किया और बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों के लिए मौत की सजा समेत और भी कड़े दंड तय किए। सच तो यह है कि इस एक घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया। और ये बात इस पूरे मामले के सार को बताती है। ये केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि भारतीय समाज और कानून की संवेदनशीलता की बड़ी परीक्षा भी थी। इस केस ने हमारे समाज की उन गहरी खामियों को सामने लाकर रख दिया जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे थे, और पूरे सिस्टम को खुद के अंदर झांकने और सुधार करने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कोई भी समाज एक भयानक त्रासदी को एक स्थायी कानूनी और सामाजिक सुधार में कैसे बदलता है,
निर्भया का मामला हमें दिखाता है कि ये मुमकिन है, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए लगातार जनता का दबाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति और न्याय के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली मांग की जरूरत होती है। उस पीड़िता को नाम दिया गया निर्भया, यानी जो डरे नहीं, और उसकी विरासत हमें हमेशा याद दिलाती है कि एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज के लिए लड़ाई में निडर होना कितना जरूरी है। तो सवाल बिल्कुल सीधा और साफ है, आखिर हमारा फर्ज है क्या? इस प्रतीक के सामने हमारी हम सब की जिम्मेदारी क्या बनती है? और जवाब भी उतना ही साफ और सीधा है। हम सब का फर्ज है कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हों। ये बात सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करने की कि इतिहास खुद को कभी न दोहराए। और जब हम ये फर्ज निभाने के बारे में सोचते हैं तो ये सोच हमें सीधे एक बड़े बदलाव की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव सोच है, एक विचार है जिसे हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। तो सवाल ये है कि इस सोच को हकीकत में कैसे बदलें? इसका रास्ता भी बहुत साफ है। पहला कदम, खुद इस बदलाव की सोच का हिस्सा बने, और दूसरा, इस जरूरी संदेश को आगे बढ़ाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। ये हम सबकी भागीदारी की बात है, ताकि बदलाव की ये चिंगारी कभी बुझने ना पाए। इसी एक भावना के साथ जय हिंद। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आज इतने सालों बाद भी ये प्रतीक हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं मौजूद है।